ये घटना 2013 की सर्दियों की है, जब मैं कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल इंटर्नशिप कर रहा था। अस्पताल पुराना था लेकिन अच्छी हालत में था। उसकी इमारतें ठोस थी और वह मरीजों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी और डॉक्टर व नर्सें अपने काम में व्यस्त रहते थे। हालांकि अस्पताल के कुछ हिस्से अपेक्षाकृत सुनसान और अलग थलग थे, खास करके मोर्चरी, जो हॉस्पिटल के मुख्य इमारत से थोड़ी अलग बनी थी, जहाँ दिन के समय तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में वहाँ कुछ अजीब होता था। और ये बात मुझे बाद में समझ आई। उस घटना वाली रात मेरी ड्यूटी अस्पताल के मोर्चरी यानी कि मुर्दा घर में लगी थी। आमतौर पर इंटर्न इसे सबसे बुरी ड्यूटी मानते थे, जिसकी वजह साफ थी, क्योंकि शुरुआत में कोई अकेले उन मुर्दा लोगों के बीच में नहीं रहना चाहेगा। वो मोर्चरी अस्पताल के मुख्य इमारत से अलग एक कोने में बनी थी, जहां सिर्फ लाशें रखी जाती थी। वहां दिन में भी एक अजीब सा सूनापन रहता था और रात में तो वो और भी डरावना हो जाता था। लेकिन उस समय मुझे डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। मैं ये सब बस एक काम की तरह ही देखता था। रात के करीब 2 बज रहे थे और मोर्चरी के अंदर हल्की ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी पीली और मटमैली सी थी। वहां की हवा में फॉर्मलिन और सड़ी हुई चर्बी की ऐसी गंध थी जिसे सूंघकर कोई भी नया आदमी कुछ ही मिनटों में उल्टी कर दे। लेकिन मैं अब इन सब का आदी हो चुका था। पर वहां ठंडी इतनी ज्यादा थी कि हर सांस से धुआं निकल रहा था। उसी दौरान मुझे एक फाइल अपडेट करनी थी, जिसमें रात को आई एक नई लाश का जिक्र था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कहा जा रहा था कि वह अपने घर में मृत पाया गया था, बिना किसी चोट या किसी संघर्ष के निशान के, और उसका पोस्टमार्टम ठीक अगली सुबह होने वाला था। पर जब रिपोर्ट्स बनाने के लिए मैंने ठंडे स्टोरेज यूनिट से स्टील की ट्रे को खींचकर बाहर निकाला, तो मेरा ध्यान अचानक उस लाश की उंगलियों पर गया, क्योंकि मुझे वहां हल्की सी हरकत दिखी। पर मुझे लगा कि यह सिर्फ रिगर मोर्टिस के वजह से हो सकता है, यानी कि जब भी मृत शरीर की नसें सिकुड़ने लगती है, तब ऐसे छोटे मोटे हरकतें अक्सर नजर आते हैं। इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फाइल अपडेट करके वापस अपने सीट पर चला आया। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर एक बेचैनी बन रही थी। रात के करीब 3 बजे होंगे, तब पूरा अस्पताल एकदम शांत हो चुका था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। मैं अपने चेयर पर झुका हुआ कुछ नोट्स लिख रहा था कि तभी एक अजीब सी आवाज आई, ठक ठक ठक। ये किसी दरवाजे की खटखटाने की आवाज नहीं थी, बल्कि ये आवाज उसी ठंडी स्टोरेज यूनिट से आ रही थी। मैं कुछ सेकंड के लिए उसे सुनता रहा, और जब वो आवाज फिर से आया, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उस मोर्चरी में मेरे अलावा कोई नहीं था, और जिस स्टोरेज यूनिट से वो आवाज आ रहा था, उसके दरवाजे बाहर से बंद थे और अंदर सिर्फ लाशें थी। जब वो आवाज बंद हुआ, तब मैं सांस रोककर धीरे धीरे उस स्टोरेज चेंबर के पास गया। हिम्मत जुटाकर मैंने ट्रे को बाहर खींचा, पर जैसे मेरी नजरें लाश पर पड़ी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि जिस लाश को मैंने सीधा रखा था, उसकी एक बाजू मुड़ चुकी थी, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती हिलाया हो। और उसकी सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर अब हल्का सा बाईं ओर मुड़ा हुआ था। उसे देखते ही मैं घबराहट के मारे पीछे हट गया और ट्रे को अंदर धकेलकर लॉक कर दिया। ये सब देखकर मेरी सांसें तेज हो चुकी थी और शरीर कांप रहा था। हालांकि मैं एक तरफ ये भी सोच रहा था कि शायद मैंने ही पहले उसे ठीक से नहीं रखा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सही नहीं लग रहा था। इसी बेचैनी के साथ मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन रात के 4:30 बजे करीब मोर्चरी के अंदर की ठंडक अचानक बढ़ गई,
जो कि बहुत ही अजीब था क्योंकि मैंने कमरे का तापमान कम नहीं किया था। पर अचानक से ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि अब सांस लेते हुए सफेद धुआं और भी ज्यादा साफ दिखने लगा था। पर जैसे ही मैंने खुद को गर्म रखने के लिए हाथों को रगड़ना शुरू किया, मुझे अचानक अपने गर्दन के पीछे से एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। पर वो आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। पर उसे सुनते जैसे मैं घबराकर पलटा तो वहां कोई नहीं था। और तभी ट्रे के अंदर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई सरक रहा हो। जिसके ठीक बाद ही स्टोरेज चेंबर का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। ये देखकर मैंने और कुछ नहीं सोचा। हाथ में जो भी सामान था वही छोड़कर मैं पूरी ताकत से भागने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर भागता रहा, पर जब तक मुख्य अस्पताल की रोशनी नजर नहीं आई मैं रुका ही नहीं। नर्सिंग स्टेशन पर पहुंचने तक मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। यहां तक कि मुझे ऐसी हालत में देखकर एक नर्स ने पूछा कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि मैंने जो देखा वो सच था या मेरा भ्रम। अगली सुबह जब वरिष्ठ डॉक्टरों ने मोर्चरी का निरीक्षण किया तो सब कुछ सामान्य था। लाश वैसी ही पड़ी थी जैसे रात में उसे रखा गया था। ना कोई दरवाजा खुला था, ना कोई हलचल हुई थी। जबकि मैं जानता था कि सच्चाई कुछ और है। वहां कुछ ऐसा है जिसे समझाना भी मुश्किल है और समझना भी, जो कि मैंने महसूस किया था। उस रात के बाद मैंने कभी मोर्चरी की नाइट शिफ्ट नहीं ली, और अगर ली भी तो मैं अकेला नहीं होता था। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात है साल 2011 की। मेरा दोस्त राजीव का बड़ा भाई मनोज उस समय पुणे में रहता था। वो एक आईटी कंपनी में उस समय काम कर रहा था और ऑफिस से देर रात घर लौटने की उसकी आदत बन चुकी थी। उस समय पुणे में कई जगहों पर नए अपार्टमेंट बन रहे थे और इसी कारण कई अधूरी इमारतें सुनसान पड़ी थी। मनोज का फ्लैट भी ऐसे इलाकों में से एक में था। उसका फ्लैट वडगांव बुजुर्ग इलाके में था और वहां से ऑफिस आने जाने का सबसे छोटा रास्ता एक सुनसान और अधूरी बनी हुई इमारत के पास से होकर जाता था। इसीलिए मनोज ज्यादातर उसी रास्ते से आया जाया करता था। एक रात वो ऑफिस से करीब 11:30 बजे घर लौट रहा था। उस दौरान बाहर ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें एकदम सुनसान थी। जब वो अधूरी बिल्डिंग के पास पहुंचा तो उसने अचानक देखा कि सड़क के किनारे कोई बैठा है। पहले तो उसे लगा कि वो कोई मजदूर होगा, लेकिन जब उसकी बाइक करीब पहुंची तो उसने देखा कि वो कोई मजदूर नहीं बल्कि एक औरत है। लंबे बाल, हल्के मैले कपड़े और वो सिर झुकाए हुए बैठी थी। पर मनोज ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे बाइक आगे निकली वैसे ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा है। उस आवाज को सुनते ही वो पीछे मुड़ा, पर जब उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ सेकंड्स के लिए उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम था, लेकिन जैसे उसने बाइक को आगे बढ़ाया उसे शीशे में हल्की सी परछाई दिखी जिसमें कोई उसके पीछे बैठा हुआ था। पर ना तो उसे इस बात का एहसास था और ना ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा है। पर फिर भी पीछे किसी को बैठा देखकर झटके से उसने बाइक को रोक दी और पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन इस बार भी वहां कोई नहीं था। ये देखकर उसकी सांसें तेज हो गई
वो अब बस खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो सब उसकी थकान का नतीजा है, जिसको सोचते हुए वो फिर सीधे अपने घर चला गया। लेकिन घर पहुंचकर जब वो सोने गया तब उसे अपने कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके कमरे का बल्ब हल्का हल्का टिमटिमा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है। हालांकि जब उसने घर के चारों तरफ देखा तो उसे वहां कोई नहीं मिला, जबकि वो एहसास बड़ा ही अजीब सा था। उसके ठीक अगली रात फिर वही हुआ। जब वो उसी रास्ते से घर लौट रहा था तो फिर से उसे वहीं पर वो औरत सड़क के किनारे बैठी मिली, पर इस बार उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और उसकी आंखें वो मनोज को ही देख रही थी। वहां का माहौल ही कुछ ऐसा बन चुका था कि मनोज उस औरत को घूरता हुआ देखकर अंदर से घबरा गया। इसलिए मनोज ने बाइक को ना रोकने की कोशिश की। वो बस तेजी से अब आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसने पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। यानी कि उस सुनसान सड़क पर कोई उसके बाइक के पीछे पीछे दौड़ रहा था, जो कि बहुत ही अजीब था क्योंकि इतना तेज दौड़ना किसी साधारण इंसान के बस का बात नहीं था। और दूसरा, बाइक के उस आवाज के बीच किसी के कदमों का आवाज आना ये कोई साधारण बात नहीं थी। हालांकि ये मनोज को वहम भी हो सकता था, लेकिन उसने बाइक को रोककर ये देखने का जोखिम नहीं लिया कि वो सच है या उसका वहम, बल्कि उसने तब तक बाइक नहीं रोकी जब तक वो घर नहीं पहुंच गया, जो कि पिछले रात के मुकाबले शांति भरा था। यानी कि उस रात दूसरा और कोई घटना नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस में था तब उसके एक सहकर्मी ने पूछा, मनोज, तेरे गर्दन पर ये किस तरह के निशान हैं? ये सुनकर मनोज चौंक गया। शीशे में देखा तो पता चला कि उसके गर्दन पर हल्के नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां नोचा हो। पर उसे देखकर मनोज को कुछ समझ नहीं आया। उसे नहीं पता था कि वो निशान उसके गर्दन तक कैसे पहुंचा, और ना ही उसे अपने गर्दन पर चोट जैसा कुछ महसूस हो रहा था। हालांकि इसके बाद मनोज को वो औरत दोबारा नहीं दिखी, पर फिर भी न जाने क्यों मनोज को कई रातों तक अजीब सपने आते रहे। उसे महसूस होता था कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है और वो उसे देख रहा है। कभी कभी आधी रात को झटके से उसकी नींद खुल जाती तो कभी कभी उसे दरवाजे पर हल्की खटखट की आवाज सुनाई देती। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता था, लेकिन जब भी होता उसके साथ ये बार बार होता, ऐसे मानो कि वो औरत उसके नजदीक ही हो। इसलिए ये सब सोचकर मनोज अक्सर रात को अकेले रहने से डरने लगा। उसे इस बात का डर था कि दरवाजे के उस खटखट के बंद होते ही कोई उसके कमरे में आ जाएगा। आखिर में वो इन सब से इतना डरने लगा था कि उसने रात को वो शॉर्टकट लेना ही बंद कर दिया जहां से वो घर लौटता था। पर खुशकिस्मती से उसके इसी डर ने उसे बचा लिया, क्योंकि उस रास्ते को छोड़ने के बाद से वो सभी घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि इसका क्या कारण था यह मनोज को ना तो पता था और ना ही उसने पता लगाने का कोई प्रयास किया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन सब से उसका पीछा छूटा था और वो ये नहीं चाहता था कि इस प्रयास में उसका सामना दोबारा उस औरत से हो। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि मनोज के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।